अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टॉपिक नंबर 3, रूट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। रूट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में हम हिस्ट्री और ओरिजिन के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे ये स्टार्ट हुई पॉसिबली और कैसे इसकी एवोल्यूशन होती चली गई। ठीक है ना। सबसे पहली बात तो ये है कि ये मॉडर्न नहीं है, ये एंशिएंट ज़माने से मौजूद है और आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्व होती चली जा रही है ये ब्रांच जो है बायोटेक्नोलॉजी की। पहले के ज़माने में ट्रायल एरर के थ्रू देखा जाता था कि क्या प्रोसीजर यूज़ करना है, क्या काम कर रहा है, क्या काम नहीं कर रहा है। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एंशिएंट सिविलाइजेशन की 5000 टू 3000 BC में। उसमें आप फर्मेंटेशन करी जाती थी अल्कोहल और ब्रेड की, यानी रोटी और अल्कोहल के फर्मेंटेशन प्रोसेस से बनाया जाता था। इजिप्शियन और सुमेरियन लोग जो थे वो ईस्ट का इस्तेमाल करते थे फर्मेंटेशन के लिए। ईस्ट यानी खमीर। अर्ली फूड प्रिजर्वेशन, पहले के ज़माने में फूड प्रिजर्वेशन का एक था सॉल्टिंग प्रोसेस, जिसमें नमक में बहुत सारे नमक में डाल दिया जाता था खाने की कोई चीज़ ताकि वो प्रिजर्व रहे। और एक था पिकलिंग, जिसमें आप अचार डाल देते हैं। और चीज़ मेकिंग में एक फर्मेंटेशन स्टाइल का प्रोसेस, फर्मेंटेशन तो नहीं बोलेंगे उसको, फूड प्रिजर्वेशन स्टाइल प्रोसेस है जिसमें दूध फाड़ते हैं फिर चीज़ बनाते हैं, पूरा करते हैं। ठीक है। तो नेचुरली अकरिंग माइक्रोब्स यूज़ हो रहे थे इसके अंदर, यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नेचुरली अकर जो नेचर में करते हैं वो यूज़ हो रहे थे। उस ज़माने के लोगों को बस पता नहीं था, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में नहीं पता होता था। सेलेक्टिव ब्रीडिंग में ये होता है कि सेलेक्ट किया जाता है, पहले डोमेस्टिकेशन ही होती है एनिमल्स प्लांट्स वगैरह उसकी। ठीक है। फिर उसके बाद इंसान सेलेक्ट करता है कि कौन से दो प्लांट्स हैं, कौन सी जो सीड्स हैं, किस तरह उसको उगाना है, या कौन से दो एनिमल्स हैं उनके ब्रीड करना है। जैसे डिफरेंट काइंड्स होंगे, डिफरेंट नस्लों के होंगे, तो फिर जो वो एनिमल ब्रीड करेगा तो दूसरा जो एनिमल होगा वो बिल्कुल ही डिफरेंट ट्राइट्स रखेगा। उसी तरह प्लांट्स में भी होगा कि अलग किस्म के होंगे। जैसे मटर का एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट था कि जिसके अंदर ना दो अलग अलग किस्म के मटर के दाने, दो अलग अलग किस्म के मटर के बीज रखे गए उगाने के लिए। एक था थोड़ा मोटी मटर वाला, एक था छोटी मटर वाला। उनको आपने साथ उगाया तो फिर आपके पास मिक्स मटर निकलने लगी। ठीक है। उसी तरीके से फिर हम सेलेक्टिव ब्रीडिंग करते हैं, प्लांट्स की हो चाहे एनिमल्स की हो। तो वो पहले के ज़माने से होती आ रही है। अब की पॉइंट्स यहाँ पे आपको जानने की क्या ज़रूरत है। बायोटेक्नोलॉजी वॉज अप्लाइड अननोइंगली यूजिंग नेचुरल प्रोसेसेस इस्तेमाल करते हुए बायोटेक्नोलॉजी अप्लाई की अननोइंगली। ठीक है। आपको पता ही नहीं था ना कि आप ये यूज़ कर रहे हो। टेक्निक्स इंक्लूडेड फर्मेंटेशन, ब्रूइंग, चीज़ मेकिंग एंड सेलेक्टिव ब्रीडिंग। ठीक है। ये चारों जो बोल्ड हुए हैं ये हाईलाइटेड पॉइंट समझें और ज़रूर उनको जहन में बिठाएं। आपके पास पूछे जा सकते हैं कि कौन सी टेक्निक इंक्लूड थी एंशिएंट ज़माने में बायोटेक्नोलॉजी में। अच्छा, फिर है हमारे पास पॉइंट के क्लासिकल माइक्रोबायोलॉजी एंड फर्मेंटेशन। इसी के बारे में हम थोड़ी सी और डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि पहले ज़माने में यही था जो फर्मेंटेशन और ये सारा प्रोसेस है, यही बायोटेक्नोलॉजी के तौर पे क्लासिफाई होता था। अच्छा, एंटोनी वैन ल्यूवेनहुक 1970s में इन्होंने ऑब्जर्व किया कि माइक्रोब्स कुछ होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नाम की भी कोई चीज़ होती है, जब उन्होंने माइक्रोस्कोप के अंडर देखा। ठीक है। तो लुइस पैश्चर ने क्या किया, डिसअप्रूव स्पॉन्टेनियस जनरेशन, यानी चीज़ें स्पॉन्टेनियसली जनरेट नहीं होती, उनका ऑर्डर होता है। कोई लिविंग बीइंग या कोई ऐसी चीज़ मौजूद होती है, कोई आइडियल कंडीशन होती है, इसके बाद ये चीज़ें जनरेट होती हैं। स्टडीड फर्मेंटेशन, माइक्रोबियल रोल्स इन फूड एंड बेवरेजेस, खाने पीने की चीज़ में माइक्रोब्स का क्या रोल होता है, फर्मेंटेशन क्या होती है, इसके बारे में स्टडी किया गया लुइस पैश्चर की तरफ से। डेवलप किया गया पेस्चराइजेशन जो मेथड है जिससे खाना पीने की चीज़ें स्पॉइल ना हो, वो इन्होंने डेवलप करी। अच्छा जी। अच्छा, इसकी की पॉइंट्स आपके पास ये हैं कि की एजेंट्स आइडेंटिफाई किए गए फर्मेंटेशन में, साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग हुई क्या, और एम्पेरिकली कैसे बनता है, सारे डेटा जितना यूज़ होता है वो इस्तेमाल किया गया। अच्छा, बायोटेक्नोलॉजी 20th सेंचुरी में क्या किया गया, डिस्कवरी हुई डीएनए की। ये यहाँ पे जो डेट्स, जो साइंटिस्ट के नाम और क्या चीज़ डिस्कवर हुई एग्जैक्टली, ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जो आप ज़रूर याद करें। एमसीक्यूज़ या क्वेश्चन आंसर्स किसी भी तरीके से आपसे पूछी जा सकती हैं। याद रखिए, हर एग्ज़ाम में जो डेट्स होती हैं, नेम्स होते हैं और कोई टॉपिक होता है, वो अपने अच्छे से याद करना होता है, क्योंकि वो आ सकते हैं, बहुत ज़्यादा चांस होता है उसका। ठीक है। ब्लैंक्स के तौर पे भी बने आ सकते हैं कि कौन था, यहाँ पे नाम मेंशन करो, यहाँ पे ईयर मेंशन कर दो। 1869 में फ्रेडरिक मैशर ने डिस्कवर किया न्यूक्लियर डीएनए का। 1944 में
एवरी मैक्लोइड और मकार्टी ने शो किया, दिखाया कि डीएनए कैरी करता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन। 1953 में वॉटसन एंड क्रिक ने डीएनए का WXY जो मॉडल है वो बनाया। इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी एडवांसेस क्या क्या हुआ? प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन और एंजाइम्स बनने लगी, वैक्सीन्स बनने लगी और एंटीबायोटिक मेडिसिन बनने लगे। माइक्रोबल फर्मेंटेशन फॉर इंडस्ट्रियल लेवल पे फर्मेंटेशन होने लगी। ठीक है, फर्मेंटेशन का जो प्रोसेस है वो यूज़ करने लगे आप इंडस्ट्रियल ग्रेड पे। की पॉइंट्स, 20th सेंचुरी ने कंबाइन किया माइक्रोबायोलॉजी को, जेनेटिक्स और बायोकेमिस्ट्री, इन तीनों चीज़ों को कंबाइन कर डाला। बायोटेक्नोलॉजी गोल ओरिएंटेड बन गई कि उसका गोल क्या हो गया? प्रोड्यूस करना मेडिसिन ज़्यादा से ज़्यादा और बायो प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करना। अर्ली और मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, अच्छा ये वही है ऑलमोस्ट जो हमने पिछले टॉपिक्स में पढ़ा था, तो उनको मैं डिटेल में नहीं जाऊँगी, आप यहाँ पे देख सकते हैं। फर्मेंटेशन है, सेलेक्टिव ब्रीडिंग है पुराने ज़माने की, अभी है माइक्रोब्स, एंजाइम्स और ये नॉलेज है इसकी एम्पिरिकल ट्रायल एंड एरर, अभी है कि साइंटिफिक और मॉलिक्यूलर अंडरस्टैंडिंग है हमें, तो हम उस हिसाब से काम करते हैं। एप्लीकेशन है आपके पास फूड बेवरेज, दूसरी है मेडिसिन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। प्रिसीजन पहले लो था और अभी मॉडरेट टू हाई है, हाई ही कंसिडर करा जाएगा लेकिन मॉडरेट टू हाई भी आप लिख सकते हैं, आइदर वे आपका जवाब करेक्ट होगा। अच्छा, माइलस्टोन्स इन रूट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ये आपके पास दिए गए हैं 6 माइलस्टोन्स। ठीक है, 5000 BC में था फर्मेंटेशन फूड एंड बेवरेजेस के लिए, फिर 4000 BC में हो गया सेलेक्टिव ब्रीडिंग फॉर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, फिर ऑब्जर्वेशन ऑफ माइक्रोब्स हो गया 17th सेंचुरी में। 19th सेंचुरी में आपको फर्मेंटेशन का पता चल गया। 19th से 20th सेंचुरी के दरमियान डीएनए की डिस्कवरी, जेनेटिक मटेरियल्स क्या हैं और डीएनए में जेनेटिक मार्कर्स होते हैं, ये सारी चीज़ें पता चल गई। फिर अब क्या चल रहा है? अब चल रहा है कि आपको एंटीबायोटिक्स, एंजाइम्स, वैक्सीन्स और ये सारी चीज़ें चलती चली जा रही हैं। अच्छा जी, तो इम्पोर्टेंस की तरफ जाते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द रूट्स आपको जानना ज़रूरी है। कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं ज़िंदगी में, चाहे वो साइंस हो या फिर वो फिलोसफी हो या कुछ भी हो, आपको उसका रूट्स यानी ओरिजिन कहाँ से हुआ वो जानना ज़रूरी है, ताकि आप आगे समझ सकें कि इसकी एवोल्यूशन, पाथ ऑफ ग्रोथ क्या है, क्या बन सकती है और क्या होने वाली है। अच्छा, तो यहाँ पे भी मैंने आपके लिए असेसमेंट बना चुकी हूँ, 24 करके मैंने MCQs बनाए हैं, आप ज़रूर उसको देखना। मैं ये एक्सप्लेन नहीं करूँगी ताकि हमारा टाइम थोड़ा बचे, मैं आगे लेके जाती हूँ। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन आंसर्स भी डाले। अच्छा, फोर्थ भी है, अच्छा रूट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी 2 पार्ट वीडियो थी, ठीक है आपके पास ना, LMS में 2 पार्ट वीडियो है, तो 3 में भी था रूट्स और पार्ट 2 जो है 4 उसमें भी रूट्स हैं। अच्छा, टॉपिक 04 कंटिन्यूस डिस्कशन ऑन रूट्स ऑफ biotechnology, focusing on transition from early microbial understanding to molecular technology। ठीक है, molecular biotechnology के तक हम पहुंच चुके हैं इसके अंदर। अच्छा, तो डायरेक्ट मैंने लिख दिया है, मैंने ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं डाली, मैंने इसके अंदर ये बेसिकली नोट्स ही बनाए मैंने, ताकि आपको इन डिटेल पता चल जाए कि क्या क्या टॉपिक्स हैं, लेकिन एक्स्ट्रा बातें नहीं हैं इसके अंदर, जैसे कि बाकी टॉपिक के हैंड आउट्स होते हैं जो अननेसेसरीली लॉन्ग हो जाते हैं। तो इसमें टू द पॉइंट जो बातें होनी ज़रूरी है, जो टॉपिक समझना आपके लिए ज़रूरी है, मेरा मेंशन है। अगर फिर भी आपको लगता है कि टॉपिक्स आपको नहीं समझ में आया, कोई डेफिनेशन नहीं समझ में आया, तो आप ज़रूर जाके या तो AI से पूछ लें या तो आप गूगल पे सर्च कर लें, ताकि आपको थोड़ा और बेटर समझ में आए। लेकिन याद रखें, आप डायरेक्ट वर्ड मीनिंग पूछें, ताकि आपको ज़्यादा बेटर समझ में आए। आप पूरा पैराग्राफ कॉपी पेस्ट कर देंगे तो आपको वही चीज़ रीफ्रेश करके कहीं ना कहीं से मिल जाएगी। डेफिनेशन जाने ताकि आपको आइडिया हो कि अच्छा बाकी पैराग्राफ में क्या बोला जा रहा है। तो शुरू करते हैं। रोल ऑफ माइक्रोब्स, माइक्रोब्स का क्या रोल होता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बेसिकली बैक्टीरिया, यीस्ट या कोई भी ऐसे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स को कहा जाता है। अच्छा, इनका क्या क्या होता है? ये फर्मेंटेशन के लिए यूज़ होते हैं या डेयरी प्रोडक्शन के लिए यूज़ होते हैं। माइक्रोब्स वर एक्सप्लॉइटेड विदाउट अंडरस्टैंडिंग देयर मोलिकुलर बायोलॉजी, इनकी मोलिकुलर बायोलॉजी क्या है वो अंडरस्टैंड नहीं करी गई, लेकिन इनको यूज़ करना पहले शुरू कर दिया। ठीक है, आपको नहीं पता था, लोगों को नहीं पता था इनका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या है, क्या इनकी बायोलॉजी, किस तरह से चलते हैं, क्या है, लेकिन यूज़ इनका पहले ही शुरू कर दिया गया था। साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग फिर इनकी कब हुई? 1822 के लेके 1895 के दरमियान, जब ल्यूइस पेस्चर ने डेमोन्स्ट्रेट किया कि माइक्रोब्स जो हैं वो कॉज कर रहे होते हैं फर्मेंटेशन भी और स्पॉयलेज भी।
यानी चीज़ों को फर्मेंटेड भी यही करते हैं और चीज़ों को जो सड़ा देते हैं, जैसे खाना हमारा रखे रखे सड़ जाता है, दूध आपने बाहर छोड़ दिया वो ख़राब हो जाएगा, दही छोड़ दिया ख़राब हो जाएगा। बाद में जब ज़्यादा गर्मी होती है, कुछ होता है, आपने खाने पीने की चीज़ भी बाहर छोड़ दी थोड़ी देर, तो वो भी ख़राब हो जाती है, जैसे रात भर छोड़ दो आप तो। की पॉइंट्स क्या हैं कि अर्ली में एम्पेरिकल नॉलेज थी साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन के साथ, ये याद रखना। अच्छा, अब डिस्कवरी हुई डीएनए की, और डीएनए का रोल क्या है। फ्रेडरिक माइशर 1969 में इन्होंने डिस्कवर किया। अच्छा, पिछले टॉपिक में हमने पढ़ लिया था क्या क्या डेट्स इंपॉर्टेंट किया और क्या क्या लोगों ने किया था। क्या किया, आइसोलेटेड किया न्यूक्लियाई को डीएनए से फ्रॉम पस सेल्स में से न्यूक्लियाई को सेपरेट करके आइसोलेट करके इन्होंने जाना कि वो चीज़ क्या है, कैसे फंक्शन करती है। डिस्कवर दैट डीएनए इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम प्रोटीन्स, यानी प्रोटीन से अलग है डीएनए, ठीक है, वो सेम चीज़ नहीं है। एवरी और मैक्लॉयड और मैकरेनी ने डिस्कवर किया कि प्रूव किया एक्चुअली कि डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल है, और डेमोस्ट्रेट किया कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बैक्टीरिया बाय डीएनए कैसे होता है। वॉटसन एंड क्रिक ने करा कि भाई डबल हीलिक्स स्ट्रक्चर होता है डीएनए का, जो हम देखते हैं डीएनए का बनाता है वो वाला डबल हीलिक्स स्ट्रक्चर। और फिर उन्होंने एक्सप्लेन किया कि बेस पेयरिंग किस तरह होती है, ATC की, इस तरीके से उनकी रेप्लिकेशन होती है और इस तरीके से उनकी बेसिक पेयरिंग होती है, ठीक है। अंडरस्टैंड ये करना है कि जेनेटिक जो डीएनए है वो अलाउ करता है जेनेटिक मैनिपुलेशन के लिए, क्लोनिंग के लिए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के लिए। और क्या क्या यूजेस हैं, एंटीबायोटिक्स बनाना, एंजाइम्स बनाना, वैक्सीन बनाना। अच्छा, अगेन इसमें भी डिफरेंस वाला चार्ट आ गया है, वही चीज़ें रिपीटेड। माइलस्टोन्स क्या क्या आ चुके हैं, माइलस्टोन्स भी आपके पास सवाल में आ सकती हैं। डिस्कवरी हो गई है कि जेनेटिक मटेरियल उसमें होता है, माइक्रोबल जेनेटिक अंडरस्टैंडिंग हो गई, रिकॉम्बिनेंट डीएनए हो गया है, और जीन क्लोनिंग और एक्सप्रेशन हो गया। सिग्निफिकेंस उसकी हिस्ट्री में रूट्स बिल्ड हैं और फास्टर और प्रिसीजन और बेटर टारगेटेड होने लगी हैं अब, ठीक है। तो अब फोर्थ वाले का भी असेसमेंट यहाँ पे मौजूद है। अब हम आगे बढ़ते हैं फिफ्थ टॉपिक पे। अच्छा, टॉपिक 5 स्टार्ट करते हैं। इसमें डिस्कवरी ऑफ डीएनए, जो हमने ऊपर थोड़े से पॉइंट्स पढ़े थे उसी को एलेबोरेट किया जा रहा है। डीएनए का फुल फॉर्म क्या है, डीओराइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। स्पेलिंग आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कर लें तो बेहतर है, ताकि अगर आपके पास स्पेलिंग वाइज भी पूछा जाए कि इनमें से कौन सा जवाब है तो आप पहचान सकें उसे प्रॉपरली। अच्छा, वैसे अगर थोड़ा बहुत इशू भी हो, हाफ स्पेलिंग भी आपकी सही हो, तो आपको MS वर्ड अलाउ होता है यूज़ करना, आप उसमें भी टाइप करके चेक कर सकते हैं। अच्छा, ये क्या है, इज़ द हेरिडिटरी मटेरियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी जेनेटिक मटेरियल सारा जो आप इनहेरिट करते हो वो सारा का सारा आपके डीएनए में स्टोर होता है। जनरेशन वर्थ ऑफ डीएनए, जनरेशन वर्थ ऑफ जेनेटिक आइडेंटिटी सारी इसके अंदर मौजूद होती हैं, जो आप कैरी कर रहे होते हो अपने डीएनए में। इस वजह से आपने देखा होगा अक्सर कि कुछ घरों में ऐसा होता है, कुछ जनरेशन बाद आपको बिल्कुल हमशक्ल लोग दिखते हैं। तस्वीर देखेंगे दादा परदादा की, और फिर देखेंगे भाई अभी ये जो छोटा बच्चा जा रहा है हमारी फैमिली का, ये बिल्कुल अपने परदादा की शक्ल में मिल रहा है। तो इस तरह के क्यों होता है, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल आप सेम कैरी ओवर करते रहते हैं, इवेंचुअली फिर वो वापस कॉम्बिनेशन के थ्रू सेलेक्ट हो जाता है। अच्छा जी, डीएनए जो है वो सारी की सारी हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी कर रहा होता है, ठीक है। चाहे वो हमारी वॉइस हो, चाहे हेयर कलर हो, फेस हो, स्ट्रक्चर हो, ये कोई भी चीज़ हो, हाइट ही क्यों ना हो, ये किस चीज़ की बेसिस है, जेनेटिक इंजीनियरिंग इस पे होती है, क्लोनिंग इससे हो सकती है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इसके ऊपर डिपेंड करती है। अच्छा जी, डिस्कवरी क्या तो हुई, वॉज अ ग्रेजुअल प्रोसेस, यानी स्लोली ओवर द डेकेड्स लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता साइंटिस्ट ने डिस्कवर करते गए कि डीएनए क्या होता है, कैसे होता है, किस तरह दिखता है, और इवेंचुअली उनको अब तक पता चल गया जितना उसको पता है आज तक, कि वो उसको स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हैं या फिर उसको क्लोनिंग कर सकते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ कर सकते हैं। तो उनको सालों लगे हैं ये चीज़ पता लगाने में। अच्छा, अर्ली डिस्कवरी किसने की, फ्रेडरिक माइशर ने, स्विस केमिस्ट थे वो। उन्होंने सबसे पहले न्यूक्लियाई को आइसोलेट किया, न्यूक्लियाई ऑफ वाइट ब्लड सेल्स थे। फिर observed that nuclei was rich in phosphorus and distinct from protein, प्रोटीन से अलग था और रिच था फॉस्फोरस में, यानी फॉस्फोरस ज़्यादा था उसके अंदर क्वांटिटी वाइज। सिग्निफिकेंस, फर्स्ट एविडेंस ऑफ सब्सटेंस इनसाइड द सेल न्यूक्लियस दैट कुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर हेरिडिटरी यानी इनहेरिट जो आप कर रहे होते हो जेनेटिक मार्कर, उसको हेरिडिटरी कहते हैं कि भाई ये तो हेरिडिटरी है, ये उसके बाल इस कलर के हैं, उसकी माँ के भी थे, उसके बाप के भी थे, आँखों कलर सेम है, ये सारी चीज़ें, ठीक है, ये हेरिडिटरी ट्राइट्स कहलाता है।
अच्छा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल की आइडेंटिफिकेशन कब की, यानी कब माना कि डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल कैरी करता है। ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में, ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट था 1928 में। फेडरिक गिफ्ट ने स्टडी करी स्पेक्ट्रोकोसिस प्रीन्यूमिया स्ट्रैंड को, डिस्कवर किया कि ट्रांसफॉर्मेशन अ डेड वायलेंट बैक्टीरियल स्ट्रैंड को ट्रांसफर जेनेटिक मटेरियल टू अ लाइव नॉन वायरल स्ट्रैंड, यानी एक वायरल बैक्टीरिया का स्ट्रैंड ट्रांसफर कर सकता था जेनेटिक मटेरियल एक नॉन वायरस को, जो वायरल नहीं है, उस स्ट्रैंड को, और उसको खुद उसके बाद जब वो अपने जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करता तो फिर उसको वायलेंट बनाया था, यानी उसको वायरल बना देता। फिर एवरी मैकलोड एंड मकार्टनी ने 1944 में डेमोस्ट्रेट किया कि डीएनए इज अ सब्सटेंस रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, डीएनए रिस्पॉन्सिबल है हमारे ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। कंफर्म किया कि डीएनए जो है जेनेटिक मटेरियल होता है, कोई प्रोटीन नहीं है या कोई आरएनए नहीं है। डिस्कवरी ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर की डिस्कवरी कैसे हुई, 1950 में शुरू हुई। चारग्राफ्स रूल्स, चारग्राफ ने रूल बनाए, क्या? Erwin Chargaff discovered that in DNA, adenine A, thymine T, guanine G और cysteine C, ये इनकी पेयरिंग हुई हुई है, ATCG। आप बायोटेक्नोलॉजी पढ़ रहे हो, आप डीएनए के बारे में पढ़ रहे हो, तो ये चीज़ आपको रट जानी चाहिए, ये 4 नाम आपको रट जाने चाहिए। ये है पेयरिंग डीएनए की, ATCG, याद रखें, इस तरीके की पेयरिंग में आपका आता है। दिस सजेस्टेड बेस पेयरिंग रिलेशनशिप, यानी बेस पेयरिंग रिलेशनशिप है, एक टी से होता है, एंडीन थाइम से पेयर किया जाता है, ग्लूनिन साइटोसाइन से पेयर किया जाता है। एक्सरे क्रिस्टोग्राफी, रोजलैंड फ्रैंकलिन एंड मोरिस विल्किंस, इन्होंने ये ऐसे डिस्कवर किया, इन्होंने रिवील किया कि डीएनए जो है हाइलिकल स्ट्रक्चर है, जो आपने देखा है डीएनए की तस्वीरों में, ठीक है, उसको कहते हैं हाइलिकल स्ट्रक्चर, हीलिक्स जिसको कहते हैं, डबल हीलिक्स। तो हाइलिकल स्ट्रक्चर उस जैसा ही था, लाइंस बनी हुई और साइड में ऐसा घूमता हुआ, ठीक है। शोड यूनिफॉर्म डायमीटर एंड हाइलिकल पैटर्न, हाइलिकल पैटर्न और यूनिफॉर्मली बोला, यानी साथ साथ एक ही पैटर्न फॉलो करता जा रहा है वो। वॉटसन और क्रिक ने प्रपोज किया कि डबल हीलिक्स मॉडल है, ठीक है, इन्होंने कहा कि भाई हाइलिक है तो सिंगल बेसिकली बोल रहे थे, लेकिन चैडविक ने और क्रिक ने देखा कि नहीं, ये डबल हीलिक्स मॉडल होता है डीएनए का, और दिखाया कि डीएनए स्ट्रैंड्स आर एंटीपैरलर विद कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग, एटीसीजी की। एक्सप्लेन डीएनए's एबिलिटी टू रेप्लिकेट एंड स्टोर इन्फॉर्मेशन, फिर उन्होंने एक्सप्लेन करी डीएनए की एबिलिटी थी, इसके पास एबिलिटी है रेप्लिकेट करने की और इन्फॉर्मेशन स्टोर करने की, जब तो वो जनरेशन बाय जनरेशन कैरी ओवर होता रहता है, डीएनए की इन्फॉर्मेशन स्टोर करता रहता है और कॉपी करके आगे प्रमोट करता रहता है, आगे चले जाता है, पास ऑन करता रहता है। अच्छा, ये तो ऐसी प्लेन सा ग्राफ बना हुआ है, ये आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, डीएनए के स्ट्रक्चर आपको देखना है तो आप एक्चुअली सर्च करके देख सकते हैं, आपकी पीडीएफ फाइल्स में अवेलेबल होगा वरना। अच्छा, प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है, डबल स्ट्रैंड हीलिक्स होता है विद शुगर फॉस्फेट बैकबोन, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होती है, इंश्योर्स करता है एक्यूरेट रेप्लिकेशन होता है कि स्टोर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फॉर प्रोटीन एंड ट्रेड्स, रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव, ठीक है। सिग्निफिकेंस क्या है, क्लोनिंग के बेसिस हो सकती है, पीआरसी की हो सकती है, जेनेटिक थेरेपी की हो सकती है, जीन थेरेपी की, जेनेटिक इंजीनियरिंग और इन सब की, ठीक है। अब इसमें आ गई कि डिस्कवरी और उसके माइलस्टोन, हमने ऊपर भी करा था, हम दोबारा उसको देख रहे हैं, लेकिन इसमें पूरी लाइन बाय लाइन। फेडरिक ने आइसोलेशन करी न्यूक्लियाई की, फेडरिक ने ग्रिफिथ, अच्छा 2 फेडरिक हैं, फेडरिक माइशर और फेडरिक ग्रिफिथ। माइशर ने आइसोलेशन करी न्यूक्लियाइन की और ग्रिफिथ ने डिस्कवरी करी ट्रांसफॉर्मेशन इन बैक्टीरिया की, ठीक है ना। ऊपर वाली चीज़ें इसी को करा हुआ है शॉर्ट में, अब वही ऊपर वाली बातें हमने दोबारा शॉर्ट में करी, उस तरह टॉपिक 5 हमारा एंड हो गया। आप ज़रूर एमसीक्यूज़ इसके करें ताकि आप अच्छे से प्रिपरेशन हो जाए इसकी, ठीक है। अच्छा, मैं आगे बढ़ जाऊँ जल्दी से, 6 पे भी पहुँच जाऊँ तो 6 भी हो जाए आज हमारा। डॉन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी रेफर्स टू, अच्छा ये है टॉपिक डॉन ऑफ बायोलॉजी। Dawn of biology refers to the period when